Good afternoon. Basically, let me introduce शाश्वत. शाश्वत एग्जैक्टली क्या है, पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि शाश्वत 20 साल पहले शुरू हुआ था औरंगाबाद में, और शायद मैं पहली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी जब किसी को अवेयरनेस भी नहीं था कि चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्या है, काउंसलिंग क्या होता है, तो शुरुआत वहाँ से हुई थी. ये जर्नी शुरू हुई पहले एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. जब बच्चे आते थे तो हमको समझ में आया कि बच्चों में प्रॉब्लम्स कम है, पेरेंट्स में ज़्यादा है. तो हमको शुरू करना पड़ा पेरेंटिंग कोचिंग. फिर पेरेंटिंग कोचिंग जब शुरू होने लगा तो ये समझ में आया कि अरे प्रॉब्लम तो मैरिजेस में भी है, तो मैरिज काउंसलिंग शुरू हुई. और जैसे आप जानते हैं कि पहले कुछ भी पता नहीं था, अब धीरे धीरे अवेयरनेस शुरू हुआ. जो डिसलेक्सिया होता है, जो तारे ज़मीन पे जो मूवी बताया है उससे समझ में आया लोगों को कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है. फिर लोगों को समझ में आया मूवीज़ के थ्रू ही काफ़ी कुछ, जैसे माय नेम इज़ खान, उसने बताया ऑटिज़म क्या होता है. आजकल बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं जो ऑटिज़म के ऊपर है, काउंसलिंग के ऊपर. अभी लेटेस्ट तो फैमिली काउंसलिंग पे भी एक वेब सीरीज़ पे आई हुई है. तो इसमें सब में समझ में आया कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के काम नहीं कर सकते साइकोलॉजिस्ट, ये मल्टी डिसिप्लिनरी काम है. तो अगर काउंसलिंग कर रहे हैं हम बच्चे की, तो उसमें पेरेंट्स को भी आना है. पेरेंट्स को आना है तो उसके बाद में उनकी मैरिज भी हमको संभालनी है, क्योंकि बच्चा जब प्रॉब्लम में होता है तो मैक्सिमम पेरेंट्स ये बात करते हैं कि झगड़े मैम हमारे आपस में ही हो जाते हैं, क्योंकि बीवी का कुछ और व्यू रहता है और हस्बैंड का अलग व्यू रहता है. बस सबको अपने बच्चे की डेवलपमेंट की चिंता तो होती ही है. तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ एक इंसान तो काम नहीं कर सकता है. तो 20 साल होने के बाद में हम लोग ने प्लान किया कि चलो ये एक ऐसा डिसिप्लिन बनाए जहाँ एक जगह पे सारी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो नॉट ओनली मेंटल हेल्थ बट ऑल्सो क्या बोलते हैं फिजिकल हेल्थ. जैसे हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए अब मैम है, रसिका मैम है. चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है तो वी हैव दीपांजलि देशमुख मैम, रसिका शिंदे मैम. देन स्पीच थेरेपिस्ट है डॉक्टर सौरभ दरक है. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हमको समझ में आए, तो कंटिन्यूसली मैंने फ़ोन किया कि आते हो क्या. तो सबसे अच्छी बात है, थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई टीम, किसी ने ना नहीं कहा, सब ने कहा कि नहीं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो हम सब जुड़ना चाहेंगे. सो ऐसे जो लिस्ट के जो हमारे जो मेंबर्स हैं जो बहुत सहयोग दे रहे हैं, उसमें हैं डॉक्टर सौरभ दरक जी जो स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हैं. देन सोनम सोनी मैम है जो होम्योपैथी भी करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको एलोपैथी नहीं लेना है, तो जब वो नहीं बोलते हैं तो हमको एक होम्योपैथी का भी सहारा देना होता है, क्योंकि हम कितनी भी थेरेपी कर ले तो कभी कभी दवाई का सपोर्ट लगता ही है. तो ऐसे समय में उनका मदद लेना है. फिर सक्सेस रेट मेजर पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. मेरा एक सिंपल कहना है, आप जंक फूड की बात करो, आप मोबाइल की बात करो, दिया किसने? बच्चे ने नहीं खरीदा खुद से. अभी जैसे कल ही मेरे पास एक पेरेंट आए थे, अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं. बच्ची लाख रुपए भी खर्चा कर लेती है महीने में, और वो 6th स्टैंडर्ड में, और वो उससे परेशान होकर के आए थे. मेरा सवाल एक ही चीज़ है कि ये लाख रुपए दिए किसने? शुरुआत किसने की? शुरुआत 5,000 से हुई होगी, शायद शुरुआत तो शायद 50 रुपए से हुई होगी. तो वैसे ही मोबाइल एडिक्शन है. शुरुआत आपने कब करी? जब खाना नहीं खा रहा था तो देखते देखते चलो मोबाइल खिला दिया अपनी सहूलियत से. बाहर घूमने गए, मूवी गए, कहीं भी ऐसी जगह चले गए, चल तू मोबाइल देख ले, मुझे अपना काम करने दे. तो हम अपनी सहूलियत से बच्चों को मोबाइल दिए हैं. आज ऐसे अब थैंकफुली जो नए पेरेंट्स, जो लेटेस्ट पेरेंट्स हैं, उनमें वो अवेयरनेस है. और मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को 5 साल तक के मोबाइल बिल्कुल नहीं दिए हैं, और उनका जो तीव्र उनका माइंड है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और मैंने खुद ने देखा है वो बच्चों को. तो हैट्स ऑफ टू दोज 1-2 पेरेंट्स जो मैंने आसपास देखा है. निकलने की तो सर 100% रेट हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम अपना ममता और डर कितना कंट्रोल कर सकें.
और कभी कभी तो सर, जैसा अब ये तो नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं, अब एडिक्शन अगर हो गया, जहाँ मैम ने कहा कि भाई टेस्टिंग हो गई, स्केल हो गया, उसके बावजूद अगर पेरेंट को कभी कभी ज़रूरत पड़ती ही है मेडिसिन की, ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि जैसे तंबाकू का एडिक्शन है, जैसे सिगरेट का एडिक्शन है, आज मोबाइल का वैसा एडिक्शन हो चुका है। इसलिए कभी कभी मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा वो जो हार्मोन्स है, वो जो सब्सटेंसेस है जो अपने को कंट्रोल करने के लिए लगते हैं, जैसे मूड मॉडरेटर्स बोलते हैं हम लोग, वो अगर हो जाए ना तो उसके कारण थोड़ा सा दवाई सपोर्ट कर देगी, थोड़े पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, थोड़ा थेरेपी का सपोर्ट करेगी और वो बच्चा निकल सकता है। मुझे लगता है मोबाइल एडिक्शन का मेजर ज़रिया हम पेरेंट्स ही है। और आज सबसे ज़्यादा ये है कि हर घर में वर्किंग पेरेंट है। ऐसा नहीं है कि आज सिचुएशन भी ऐसी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है। अब उसके पीछे कौन रहता है? दादा दादी। दादा दादी में वो उतना पेशेंस रहता ही नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके बच्चों को, तो वहाँ प्रॉब्लम ज़रूर आता है। तो ऐसे समय में घर में मोबाइल छोड़ो ही मत, और बच्चों को वो डाइवर्जन दो जहाँ वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके। एक बात, ऑटिज्म और मोबाइल एडिक्शन बहुत डिफरेंस है सर, ऑटिज्म बहुत डिफरेंट है। वुड यू लाइक टू टेक अप ऑटिज्म? ऑटिझम हा एक असा आजार आहे, त्याच्यामध्ये आपण त्यांना आजार नाही म्हणू शकत. तिथं ते सर्व मानसिक असतं पोरांच्या, आणि ते त्याच्यामध्ये त्यांची स्लो ॲक्टिव्हिटी होते, त्यांची जी शिकण्याची जी कमकुवता येते, त्याच्यानंतर त्यांच्या हालचालीमध्ये खूप परिणाम दिसायला लागतात. जे ऑटिस्टिक म्हणजे मतिमंद मुलं आपण ज्या भाषेत बोलतो, तर ते ऑटिस्टिक ह्याच्यामध्ये जातात. आणि मोबाईल ॲडिक्शन जे असतं ते मोबाईल ॲडिक्शन खूप वेगळं आहे, जे की आपण आपल्याला सुद्धा मोबाईल ॲडिक्शन असतं कधी कधी. I'll take that. हाँ सर, एक्चुअली ये मीडिया ने जो स्टाइलिश कर दिया है ना सब चीज़ें, तो स्टाइलिश ही रहने दो, अपन वो उसको नहीं अडेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म जैसा कुछ नहीं होता है। ऑटिज्म ही नहीं है, उसको आप सीधा मोबाइल एडिक्शन बोलिए। मोबाइल एडिक्शन, यस सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Madam, does not matter. Is important is mobile TV is everything is available in India. Yes. It's important how can you use it. Yes. For example, if is one student's person's addiction of mobile. If you have is what are you have is a plan how to help you. That is important. Can you explain here is how to stage you have is through this problem. तो solution. हाँ. And which type you can help me stage. हाँ सर, मराठी, हिंदी, इंग्लिश? मराठी सगळ्यात एकदम सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट संवादाचा अभाव. फ्रॉम लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळेजण आई मुलाशी, मुलगा वडिलांशी, आई बाबांशी सगळेजण आपापली स्क्रीन घेऊन बसलेले आहेत. तर तुम्ही जो प्रश्न विचारता की सोल्युशन कसं काढायचं किंवा या प्रॉब्लेमपासून दूर कसं व्हायचं, तर सगळ्यात सोपं आहे की दिवसभरात आपण काय केलं किंवा आपल्याला काय करायचं आहे किंवा आपण काय केलं, सगळं भूत भविष्य वर्तमान या तिन्ही गोष्टींची जर आपण आपल्या मुलांशी, आपल्या घरच्यांशी चर्चा केली तर तुमची बऱ्यापैकी अर्धा ते 1 तासाची मोठी ॲक्टिव्हिटी होते, ज्याच्यात तुम्हाला स्क्रीन कंपल्सरी रूल केला की स्क्रीन आपण बाजूला ठेवूया आणि आपण समोरच्या व्यक्तीशी गप्पा मारूया. सगळ्यात सोपा उपाय. पण आपण ते सोडून जगात काय चालू आहे, जगात काहीही झालं तरी शेवटी आपल्याला आपल्या घरात काय चालू आहे ते बघणं महत्त्वाचं. सेकंड, आजच्या पेपरातलीच बातमी आहे, डिजिटल मीडिया, आपली जी सोशल मीडिया हे त्याच्यावर मॉडरेशनचं सरकारचं बिल पास करणं चर्चेवर आलं आहे. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. पोस्ट कोविड या गोष्टींचा अवेअरनेस पण वाढला आणि प्रमाण पण वाढलं. मोबाईलचा वापर, अवेअरनेस, प्रमाण या सगळ्या गोष्टी वाढल्यामुळे एकंदरीत संवाद कमी झाले. संवाद कमी झाला, त्याचा सगळा परिणाम मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सगळ्या गोष्टींवर पडत गेला.
फार सोपं आहे. कोविडच्या आधी तुम्ही सहज कुणालाही जाऊन भेटू शकत होते, मित्राला, नातेवाईकांना. आज मला नाही वाटत की आपण आठवड्यातनं जरी कुणाला व्यतिरिक्त बाहेर जाऊन भेटतो. आता तुमचं जे क्षेत्र आहे त्याच्यात तुम्ही रोज नवीन नवीन लोकांना भेटता, पण जे नोकरी करणारी लोक आहेत किंवा एका ठराविक साच्यात जे आहेत ते त्यांच्या वर्किंग प्लेसच्या बाहेर भाजीपाला जात नाही, सगळं ऑनलाईन आहे. तर संवाद साधा, घराच्या बाहेर निघा, जे समोर आहे त्याच्याशी बोला. व्हर्च्युअल जग फार मोठं आहे, त्याला काही अंत नाही आहे. आणि रोज नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येणार आहे, नवीन नवीन व्हिडिओ येणार आहे. आज फेसबुक, इंस्टाग्रामच्या पलीकडे खूप मोठ्या गोष्टी चालू आहेत. व्हर्च्युअल रियालिटी, गॉगल्स, इथे बसून तुम्ही जग फिरू शकतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत, पण तुमच्या सोबत जर तुमचा आनंद व्यक्त करायला कोणी नसलं तर तो आनंदही खोटा आहे. तर सगळ्यात सोपा उपाय कम्युनिकेट. बाकी या ऍक्टिव्हिटीज कितीही केल्या आणि तुम्ही बोलायलाच तयार नाही, त्याला उपयोग नाही. हो, इथं आपण प्ले थेरपी आणि फिजिओथेरपी. फिजिओथेरपी म्हणजे लोकांना कसं वाटतंय की काही गैरसमज आहेत फिजिओथेरपीबद्दल. फिजिओथेरपी फक्त व्यायाम नसतो, हा लहान मुलांचे डिलेड माइलस्टोन, म्हणजे जे लहान मुलं असतात जे पालथं पडणं, एका कुशीवर येणं, उठणं बसणं, संतुलन जाणं, आपलं जे स्नायू असतात त्याच्यामध्ये कमजोरता येते काही मुलांना, तर ह्याच्यावर फिजिओथेरपी आपण देतो. आणि फिजिओथेरपी हे माणसाला अवलंबून नाही ठेवत, त्याला इंडिपेंडंट बनवतं. जेवढं इंडिपेंडंट फिजिओथेरपी देतं दैनंदिन जीवनामध्ये, त्याला एक सक्षम बनवण्याचं काम आमच्या फिजिओथेरपिस्टचं असतं. याच्या इथे आपण एक प्ले थेरपी म्हणून एक खाली सेशन ठेवलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये लहान मुलं खेळता खेळता कसे व्यायाम करू शकतील हे आपलं एक वैशिष्ट्य आहे शाश्वतचं. आणि फिजिओथेरपी म्हणजे आपण फक्त ह्याला एका टर्ममध्ये नाही ठेवायला पाहिजे, ही एक अम्ब्रेला टर्म आहे. ह्या टर्मला आपण समजा चांगलं ओळखू शकलो आणि ह्याचा अवेअरनेस चांगला करू शकलो तर पुढे जाऊन त्यांचं आयुष्य खूप चांगलं होऊ शकतं. त्याला लवकर निदान करणं आणि लवकर फिजिओथेरपी देणं कोणत्याही बाळाला किंवा मोठ्या माणसांना ज्यांना हे सर्व मेंदूशी निगडीत किंवा स्नायूंशी निगडीत काही आजार आहेत किंवा काही प्रॉब्लेम आहेत तर त्यांचं आयुष्य बदलू शकतं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, ऑटिज्म. ऑटिज्म मतलब हिंदी में स्वमग्नता. स्वमग्नता मतलब मेन ये है कि वो बच्चे को आपने मोबाइल भी नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया तो भी वो शांति से एक ही जगह बैठे रहेगा. ये एक मेन उसका फ़र्क होता है. और दूसरा जैसे फिजियोथेरेपी की मैम बात करें, कल ही मेरे पास एक ऑटिस्टिक बच्चा आया और हम लोग ने जब उसके साथ खेलना शुरू किया तो वो अपने पैरों के जो टोज़ होते हैं उस पे ही चल रहा था. अब आप मुझे बताइए कि एक छोटा बच्चा ये टोज़ के ऊपर कितनी देर तक चल सकता है? आधा घंटा चला वो. तो उससे हमें ध्यान में आया कि अब हमको उसकी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है. शरीराचा व्यवस्थित वापर करणे हे आपण फिजिओथेरपीमध्ये शिकवतो. म्हणजे फक्त त्यांना व्यायाम देणं नाही तर त्यांना कसं वापरायचं आपलं शरीर हे त्यांना शिकवलं जातं फिजिओथेरपीमध्ये. आणि लहान मुलांना हेच ऑटिस्टिक जे चाइल्ड असतात त्यांना ह्याचं ज्ञान नसतं किंवा आईवडिलांना वाटतं की ह्या फक्त टोवर चालतोय, काही दिवसामध्ये चालेल हा व्यवस्थित पंजा ठेवून वगैरे, पण ते नाही होत. ते रोज वाढत जातं आणि ते वाढत गेल्यानंतर ते खूप डिफिकल्ट जातं आपल्याला नंतर परत रिव्हर्सिबल करायला. हाँ सॉरी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताना चाहते थे. मोबाइल एडिक्शन सर अभी 4 बच्चों में से 1 बच्चे को है. लेटेस्ट स्टडी है, 4 बच्चों में से 1 को है. और आई एम श्योर आप लोग सब में से आज जितने खड़े हैं अभी यहाँ पे बैठे हैं उसमें से कम 50% लोगों को मोबाइल एडिक्शन होगा. क्योंकि आज काम भी मोबाइल पे होता है, एंटरटेनमेंट भी मोबाइल पे होता है, हर चीज़ मोबाइल पे हो रही है. तो हाँ, मोबाइल एडिक्शन बहुत सबसे बड़ा है सर. अभी मैंने रिसेंटली अपने औरंगाबाद में ही रिसर्च की थी. हम लोग ने अभी डिस्कशन किया था कि 90% पेरेंट्स का कंसर्न मोबाइल एडिक्शन है. मोबाइल एडिक्शन के लिए अभी रिसेंटली मेरा एक लेक्चर हुआ था, वहाँ मैंने हैशटैग एक इंट्रोड्यूस किया है. अगर आप लोग
कुछ सहायता देंगे तो डेफिनेटली हम ये बढ़ा सकते हैं. हैशटैग बोर होने दो. पण मोबाईल ॲडिक्शनचं प्रमाण कसं ठरवलं जातं? टाइम की त्याच्या ॲक्टिव्हिटीवर परिणाम काय? नहीं समझा आपका क्वेश्चन. किती वेळ बघतो त्याच्यानुसार Screen time. ॲडिक्शन मानलं जातं की 5 घंटे. अच्छा. उसके ऊपर- 24 घंटे में 5 घंटे के ऊपर अगर बच्चा जा रहा है तो वो मोबाइल एडिक्शन हो गया, ये कंफर्म कहा जाता है. उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो है कि अगर मोबाइल नहीं दिया तो बच्चा तड़फड़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है, अग्रेसिव होता है, चिड़चिड़ करता है. हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां बच्चा 10th स्टैंडर्ड का अपने फादर पे चढ़ गया मारने के लिए, और पेरेंट्स इस हद तक सहन भी कर रहे हैं. तो हैशटैग बोर होने दो जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो एक ये रीज़न था कि जब तक आप बच्चे को बोर नहीं होने देंगे उसका ब्रेन कहीं और यूज़ होगा ही नहीं. क्योंकि आज ऐसा सिचुएशन है कि बोर हुआ कि चलो मोबाइल देख लिया, बोर हुआ कि चलो मोबाइल देख लिया. तो हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया बोर होने दो, मतलब मोबाइल तो हम देंगे ही नहीं. तुम आधा घंटा बोर होंगे बच्चे, वो कुछ ना कुछ अपना जरिया निकाल लेंगे. आज आप खुद के कितने लोगों के बच्चे हैं घर पे मुझे बताइए? सबके बच्चे हैं, राइट? आज अगर आपने एटलीस्ट ना 8th स्टैंडर्ड के अंदर के जो बच्चे, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि बात करने का तरीका एज के हिसाब से चेंज हो जाता है. तो जब छोटे बच्चे से आप बात करेंगे तो आज उसको बोलिए कि आज ना अपन सिर्फ ट्राई करते हैं कि मोबाइल मैं तेरे को 2 घंटे आज नहीं देने वाला हूँ और टीवी भी नहीं मिलेगा, और उसके सामने आप कुछ आर्ट सप्लाईज लेके जाओ. आज कुछ न कुछ, आप मानेंगे नहीं, मेरी छोटी वाली जो बच्ची है 4th स्टैंडर्ड में, उसने टिश्यू पेपर का फ्लावर बना लिया जब उसको दिया ही नहीं मैंने कुछ भी. आज मेरी बड़ी बच्ची है जो 11th स्टैंडर्ड में है, नीट की प्रिपरेशन कर रही है, वो आज मुझे बोलती कि मम्मी अच्छा हुआ आपने मुझे मोबाइल पे ज़्यादा जाने नहीं दिया. आज मैं जितनी क्रिएटिव हूँ डॉक्टर बनने के बावजूद, मुझे पता है कि मेरे अंदर वो पैशन है कुछ और चीज़ करने का, तो मेरी मेंटल हेल्थ बेटर हो सकती है. सो बोर होने दो. आधा घंटा बोर होगा, 1 घंटा बोर होगा, बाद में वो अपना आंसर खुद निकालेगा वो बच्चा कि मुझे घर में क्या टाइम पास करना है. आपको खुद को याद होगा, आपने तो बाहर जाके मिट्टी में भी खेला है. आज कौन बच्चा मिट्टी में जाता है? आज बच्चे सारे बैठे रह जाते हैं कि छी कौन मिट्टी में खेलेगा. तो वो करने दो, बोर होने दो और आगे बढ़ने दो. आय वुड लाईक टू ॲड इन दिस, जो तुमचा प्रश्न आहे की आपण ठरवतो कसं की ॲडिक्शन आहे, तर त्याच्यासाठी ना काही स्टँडर्डाइज स्केल्स आहेत ज्याच्यामध्ये म्हणजे मुलांच्यासाठी वेगळ्या, अडल्टसाठी वेगळ्या, अशा वेगळ्या वेगळ्या स्केल्स असतात. आणि त्याच्यामध्ये मुलं कशासाठी वापरतायत हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला बघावा लागतो. खूप साऱ्या मुलांचे क्लासेस पण ऑनलाईन असतात. आता समजा आपण 4 तास 5 तास जे म्हणतोय तर ते अवांतर मोबाईल पाहणं किंवा अवांतर स्क्रीन याच्यामध्ये आहे. तुमचा जर 3 तासाचा क्लास आहे आणि तुम्ही तो क्लास तिथे बघताय तर ते आपण ॲडिक्शनमध्ये नाही पकडत. ठीक आहे, ॲडिक्शन कुठे म्हणजे आता सिम्पल. आणि दुसरी गोष्ट, फक्त मोबाईलची स्क्रीन हीच नाही, आपण सगळा स्क्रीन टाईम बघतो. म्हणजे टी व्ही, लॅपटॉप, डेस्कटॉप असेल आणि मोबाईल, हे सगळ्या याच्यात किती वेळ हे करतं. त्याच्यानंतरचा जो दुसरा हे असतो ना विड्रॉल सिम्पटम्स, ज्याला जे आपण जे रुटीन याच्यात जर समजा पर्टिक्युलर टाईम पर्टिक्युलर वेळेसाठी त्यांना भेटलं नाही तर कशा पद्धतीने आपण रिॲक्ट करतोय. मग त्याच्यानंतर मला पहिले अर्धा तास बघून मोबाईल बघितलं तर बरं वाटायचं, पण आता मला अर्ध्या तासात बरं नाही वाटत, आता मला 45 मिनिट बघावं लागते. वेळ वाढतीये, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा पॉईंट असतो. म्हणजे टॉलरन्स, विड्रॉल. झोपेला आपण महत्त्व न देता किती वेळ तुम्ही तेच करता आहात हे सुद्धा बघावं लागतं. आणि जे आता मी सायकॅट्रिस्ट आहे तर आमच्या ह्याच्यात आम्ही सगळं बघतो की म्हणजे कुठल्याही ॲडिक्शनमध्ये मेंदूवर परिणाम व्हायला लागतात. तर हे जे स्क्रीनचं ॲडिक्शन आहे, आपल्याला वाटतं की याच्यात तर काही तोंडात जात नाही आहे, शरीरात जात नाही आहे, तर याचा कसं काय होणार. पण मेंदूमध्ये कोकेन घेतल्यावर जशा पद्धतीचे केमिकल्स आणि चेंजेस होतात तशाच पद्धतीचे चेंजेस या टेक्नॉलॉजी किंवा स्क्रीन ॲडिक्शनमध्ये सुद्धा होतात. आणि इनफॅक्ट हे इतक्या लवकर आपल्या मुलांना इंट्रोड्यूस होते, कारण आपण बाकी गोष्टी तर लांब ठेवू शकतो, अल्कोहोल, कोकेन वगैरे, पण ह्या गोष्टीपासून लांब ठेवणंही शक्य नाही. तर मॉडरेशनमध्ये त्याचा वापर करता येणं शिकणं, तो सेल्फ रेग्युलेशन येणं, इथपासून आपल्याला ते काम सुरू करावं लागतं. डाइटिशियन, ऑटिज्म और ADHD, ऑटिज्म अगर आपको पता है स्वमग्नता, और ADHD मतलब बच्चा इतना हाइपर एक्टिव कि वो बच्चे को संभाला ही नहीं जाता है.
मतलब अगर आपने हाइपर एक्टिव बच्चों को देखा है तो पेरेंट्स के नाक में दम हो जाता है कि अगर गार्डन में चला गया तो दीवार पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया, ऐसी जगह छोटा सा बच्चा चढ़ जाता है जहां हमको हार्ट अटैक भी आ जाए। तो ऐसे समय में हम लोग बोलते हैं कि ये हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो इन सब के लिए ये थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हमको उनको बताना पड़ता है। तो अभी तक क्या हुआ, औरंगाबाद में संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में ऐसा हुआ है कि स्पीच थेरेपी एक के पास जा रहे हैं, दवाइयों के लिए दूसरे के पास जा रहे हैं, फिर फिजियोथेरेपी के लिए और किसी के, मतलब मेरे खुद के पास एक ऐसे कई पेशेंट्स थे जो फिजियोथेरेपी के लिए कहीं जा रहे हैं। वो जो होगा एक फिजियोथेरेपी सेंटर तो वो शायद काल्डा कॉर्नर पे होगा, दूसरा जो होगा सिडको में होगा, और फिर मेरे पास आना है। तो ऐसे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते थे कि कहाँ जाएं हम और किस किस को ध्यान दें। तो इस तरह से ये शाश्वत सेंटर जो हमारा बड़ा हुआ, ये सोच के कि एक ही जगह जहाँ भरोसे वाले डॉक्टर्स रहें, जेन्युइन डॉक्टर्स रहें, और एक ही जगह पे सबको हम मैक्सिमम अवेलेबिलिटी करें। इसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स का भी सहयोग है, उनको मैं मेंशन बहुत ज़्यादा करूँगी क्योंकि ये लोगों ने मुझे जब 20 साल पहले काम किया तो बहुत हेल्प किया है। तो डॉक्टर मनोज बेलसरे सर है, ENT सर्जन। तो कई बार जो बच्चों में स्वमग्नता होती है ना, तो एक डाउट होता है कि क्या उसको सुनाई दे रहा है बराबर, पहले हमको ये कंफर्म करना पड़ता है। तो उसके लिए होता है ENT। डॉक्टर प्रीति फटाले मैम है ऑन बोर्ड, जो अब बच्चे ओबेसिटी में बहुत आ चुके हैं, मोबाइल एडिक्शन है, बैठे बैठे खा भी रहे हैं और सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमें ज़रूरी था। डॉक्टर प्रिया भाले हैं, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, वो मेरी बहुत पहली मेंटर है, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया हुआ है, काम कैसे करना, जेन्युइन कैसे करना, कट प्रैक्टिस कभी ना करना, ये सब उनसे ही सीखा है मैंने। एंड डॉक्टर प्रशांत दरक सर है जो यूरोलॉजिस्ट है। तो जो बच्चों को बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, यूरिन कंट्रोल नहीं होता है कई सालों तक के, 10th स्टैंडर्ड तक के भी बच्चों को ये इश्यूज होते हैं। तो ये सारे इश्यूज को लेकर के पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे साथ। तो इस तरह से पूरा ग्रुप मिलकर के मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ जो होती है, डेवलपमेंटल हेल्थ, उसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली एंजाइटी इश्यूज आ गए, डिप्रेशन आ गया, घबराहट होना। आजकल स्पेशली टीनेजर्स को तो जो हम बोलते हैं ना, जेनजी जो है, उनको अब ऐसा हो गया है कि आई डोंट हैव अ गुड मेंटल हेल्थ, तो मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो छोटे वाले जो बच्चे हैं जेनजी, तो आजकल तो इतने अवेयर हो चुके हैं मेंटल हेल्थ के लिए कि छोटा सा भी प्रॉब्लम आया तो वो बराबर हेल्प लेना चाहते हैं। तो अभी हमारी मैम, दोनों मैम से बात हो रही थी कि जेनजी वाले बच्चे तो पहले ही आकर के खड़े हो जाते हैं पेरेंट्स को बोल करके कि हमको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। और वहीं पे जो बड़े हैं जिनको नहीं पता है, वो ऐसा बोलते हैं कि अरे तुमको क्या ज़रूरत है थेरेपी की, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी निकल गई ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक प्रोफेशनल हेल्प होती है तो वो एक अलग ज़रिया बताती है कि हम कैसे लाइफ जी सकते हैं। तो आई थिंक शाश्वत का पहले से ये थॉट रहा है कि हर इंसान की लाइफ बेटर हो सकती है। हम लोग अपनी लाइफ बेटर करने के लिए कंसल्टेशन जनरली अपने घर वालों से ही करते हैं, और घर वाले हमको खुश करने के लिए जनरली अपनी ही बातें कर लेते हैं अपने ही हिसाब से। सब अपने अपने तरीके से व्यू देंगे, पर प्रोफेशनल व्यू जब होता है तो एक लाइफ साइंटिफिकली बेटर बन सकती है। तो आज आप जैसे भी जी रहे हैं, थोड़ा और अगर प्रोफेशनल हेल्प लें तो लाइफ हर एक इंसान की बेटर हो सकती है, और हर फैमिली खुश हो सकती है। तो जहाँ वो एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ हमारे को एक सही डायरेक्शन मिल रहा है, और जब वो काम शुरू करेंगे तो हर फैमिली थोड़ी तो बेटर खुश हो ही सकती है। सो ये हमारा मेन एम रहा है इतने सालों तक के, और जब इतनी बढ़िया टीम मिल गई है और आप लोग का साथ है तो डेफिनेटली और बेटर है। सो मॅडम, आजच्या पत्रकार परिषदेचं काय नियोजन होतं? सो बेसिकली शाश्वत जो है 20 साल पहले शुरू हुआ था एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। पर जैसे जैसे बच्चे हमारे पास आए तो हमें समझ में आया कि सिर्फ बच्चे के ऊपर काम नहीं करना है, उनके पेरेंट्स पे भी काम करना है। और जब पेरेंट्स की बात आती है तो
डेफिनेटली मैरिज पे भी काम करना है। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि पूरी फैमिली को लेकर के जब हम वर्क करते हैं, हर एरिया को, क्षेत्र को लेकर जब हम काम करते हैं, तो एक्चुअल बड़ा अच्छा डिफरेंस आता है। सो शाश्वत जो है 20 साल हो गए हैं इस चीज़ को, इस सेंटर को। तो 20 साल के बाद में हम लोगों ने ये प्लान किया कि एक नया रूप दिया जाए। इसमें हमारे एक्सपर्टीज़ भी जुड़े हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। डॉक्टर लीना सोनी है पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर बजाज है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर दीपांजलि देशमुख है जो चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है, डॉक्टर रसिका शिंदे मैम है जो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर सौरभ दरक है जो स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हैं, और सोनम सोनी मैम जो REBT ट्रेनर है, और इवन अंजू खंडेलवाल जो डॉक्टर अंजू खंडेलवाल जो डाइटिशियन है। सो एक ओवरऑल पूरा मतलब खाने से लेकर के कैसे कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं, क्या फिजियोथेरेपी लेनी है, क्या काउंसलिंग करनी है, ये सब जब पूरा समावेश एक साथ आता है एक पेशेंट को एक ही जगह पे, तो उसका एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और अलग ही रिजल्ट आता है। तो इतने सालों में हम लोग ने ये देखा कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पेशेंट कहीं और भाग रहा है, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए कहीं और भाग रहा है, मेडिसिन के लिए बॉम्बे जा रहे हैं या पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सब एक साथ आए और छत्रपति संभाजी नगर में एक ऐसा सेंटर बनाए जहाँ एक ही जगह पे जेन्युइन लोग सब साथ में आए और बच्चों के और बूढ़ों तक के ये चीज़ का फ़ायदा, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का फ़ायदा मिले। मैम, मराठवाड़े का पहला सेंटर है। आज तक कितने बार इस पे आपने उपचार किया? जी। कितना पेशेंट आपके हाथ किए? जी, आज तक कितने पेशेंट पे आपने उपचार किया? पेशेंट अभी 20 सालों में तो मेरे पास आराम से 30,000 के ऊपर हो चुके होंगे। सो ऐसे अगर देखा जाए तो 30,000 के ऊपर है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन के भी बहुत पेशेंट हैं, यहाँ के भी बहुत पेशेंट्स हैं। मैडम, आपने 1 महीना मुफ्त सलाह व जन जागृति अभियान चलाया, क्या बताएंगे इस बारे में? जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचना। तो एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, हम लोग ने पूरे 1 महीने का ये प्लान किया है पूरे टीम ने मिल करके कि पूरा 1 महीना फ्री कंसल्टेशन जाएगा। तो मैं बिल्कुल आह्वान करूंगी और छत्रपति संभाजी नगर के लोग, आसपास के बीड़ है, सिल्लोड है, बहुत जगह से हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, वो छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक के एक जगह पे आपको कंसल्टेशन 1 महीने के लिए फ्री मिलेगा। मैडम, किसी को अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आपका नंबर मिलेगा? हाँ, फ़ोन नंबर है 7030207722। मैम, प्लीज रिपीट कीजिए नंबर। 7030207722। ये नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू मैम। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।